Hello, welcome to in my चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 4 में हम डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कुणाल देवांगन। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो इज क्वांटिफाई द इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर द आना चाहिए एक्चुअल में, ये दिस नहीं आएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो इज क्वांटिफाई बाय प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जैसे आप शुगर वाटर लेते हैं और नॉर्मल वाटर लेते हैं तो दोनों के फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो इन दोनों के फ्लो के इस रेजिस्टेंस को हम शो कर सकते हैं किससे? विस्कोसिटी से। और ये होता है इंटरनल स्टिकनेस ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल स्टिकनेस ऑफ फ्लूइड। चलिए आगे बात करते हैं। अगर विस्कोसिटी को दूसरे तरीके से डिफाइन करना है तो और क्या तरीके डिफाइन करने के? सो विस्कोसिटी is the property of real fluid by virtue of which it offers resistance to shear force। जो shear force के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है इस रियल फ्लूइड का, वो प्रॉपर्टी विस्कोसिटी कहलाती है। तो shear force के लिए रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा वो कहलाता है विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी जो है बेसिकली कॉज होता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस इन फ्लूइड। अब जैसे फ्लूइड दो टाइप के हैं, एक है आपका लिक्विड और एक है आपका गैस। तो दोनों में कोहेसिव फोर्सेस अलग अलग होती है। लिक्विड में जो है वो फ्लो का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा अलग होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच गैप थोड़ा कम होता है और गैसेस में पार्टिकल्स के बीच गैप थोड़ा ज्यादा होता है। तो कोहेसिव फोर्स लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है, जिसके कारण कोलिजन और उनके बीच मॉलिक्यूलर कोलिजन जो है गैसेस में ज्यादा होता है। तो लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस का विस्कोसिटी अलग होगा। अगर इसको ओवरऑल कंपेयर करें हम सॉलिड के कंपैरिजन में, तो सॉलिड में जो विस्कोसिटी है वो लगभग 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल्स के बीच मोशन है वो या कोलिजन जो है वो 0 रहता है। ठीक है, और बेसिकली आप अगर बात करें कि अगर कोई फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या 0 हो सकती है? नहीं, कोई भी स्टैंडर्ड रियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। ओके, और जितने फ्लूइड्स हमारे रियल फ्लूइड हैं, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, सभी की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी इन विस्कस इफेक्ट के कंडीशन पे। अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्रिक्शनल इफेक्ट के कारण उस पर विस्कस फ्लो जरूर होगा, क्योंकि वो फ्रिक्शनल इफेक्ट के कारण विस्कस फ्लो होता है। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्लूइड आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा और एक टाइम बाद रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली फ्लो करता जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी के बेसिक इक्वेशन और इसके लॉ के ऊपर। तो इसका लॉ कैसे बना, इसका लॉ कहां से आता है, उसके लिए मैंने डायग्राम प्लॉट किया है। मान लेते हैं एक आपके पास फिक्स प्लेट है, जहां पर दिख रहा होगा आपको बॉटम में ये फिक्स प्लेट के ऊपर कुछ डिस्टेंस y पे एक मूविंग प्लेट रख दिया है, जिसकी एक वेलोसिटी मैंने अप्लाई की है जिसपे u वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच कुछ लिक्विड है। अब लिक्विड जब इस पे फ्लो करता है कुछ वेलोसिटी u से, जिसके कारण मूविंग प्लेट भी वेलोसिटी u से फ्लो कर रहा है ड्यू टू शियर फोर्स। अब होगा क्या कि दोनों प्लेट क्योंकि पैरेलल हैं तो मूविंग प्लेट इस पर्टिकुलर फिक्स प्लेट के पैरेलल मूव कब करेगा? जब आपका शियर फोर्स को कुछ अप्लाई करूंगा और वेलोसिटी u जो है प्लेट की वेलोसिटी हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू इसके बीच में जो लिक्विड है। तो लिक्विड में जो वेलोसिटी आ रही है, अगर उसका एक प्लॉट में बनाना चाहूं तो जो लिक्विड इस फिक्स्ड सरफेस के कांटेक्ट में होंगे उनकी वेलोसिटी 0 होगी, उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और जैसे जैसे लिक्विड की लेयर में ऊपर जाते जाता हूं वैसे वैसे उस पर्टिकुलर लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मूविंग प्लेट की वेलोसिटी के लगभग बराबर हो जाती है। क्योंकि ये बाउंड्री लेयर थ्योरी के कॉन्सेप्ट से है, तो अभी बेसिक लेवल पे आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये होता है ड्यू टू शियर स्ट्रेस के कारण। ओके, और ये शियर स्ट्रेस कहां जाता है? शियर फोर्स के कारण। ठीक है, तो यहां पर एफएस जो है शियर फोर्स है, डी बीटा जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और शियर स्ट्रेन। कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और शियर स्ट्रेन को मैंने कंसिडर किया यहाँ पर? सिंपली मतलब ये है कि ए पे वेलोसिटी आपकी 0 है, आप पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं। अगर आप मोशन नहीं हो रहा है तो ए से बी की लाइन स्ट्रेट होगी। जब आपका फ्लो स्टार्ट होता है तो पानी की लेयर जो है सरफेस पे रह जाती है कुछ,
सरफेस के कांटेक्ट में, जब उसकी ऊपर वाली लेयर आगे मूव करते जाती है तो ए बी जो लाइन है मोशन के कारण डिस्प्लेस कर जाता है ए बी डैश की तरफ। तो ए तो वहीं रहता है पर बी बी डैश की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों? एग्जाम्पल क्या आप समझ सकते हैं, जैसे आप जब घर पे पानी ऐसे गिरता है तो आप देखेंगे जहां जिस सरफेस पे पानी गिरता है अगर पानी फ्लो करते जाता है तो ऐसा नहीं कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पानी गिरा था वहां पर पानी बिल्कुल नहीं बचे। जैसे जैसे पानी आगे बहते जाता है कुछ न कुछ पानी की लेयर पीछे के डायरेक्शन पे रह जाती है, पीछे थोड़ी सी रह जाती है। वो होता है ड्यू टू शियर, ड्यू टू पानी के स्टिक हो जाने के कारण फिक्स्ड सरफेस पे, क्योंकि आपका सरफेस जो है फिक्स है ना भाई, जिसपे आपका पानी मूव कर रहा है। तो ये होता है विस्कोसिटी के कारण। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करूं कि पॉइंट ए पे कुछ पानी रह गया और ऊपर की लेयर से पानी आगे बढ़ गया, तो ये ऊपर की लेयर जब आगे बढ़ेगी तो यहां पर जाके स्टिक कर जाएगी, कुछ रह जाएगी, फिर उसकी ऊपर की लेयर आगे पर डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल यू को मैंने यहां पर लिया है प्लेट वेलोसिटी, एल जो है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, यहां पर मैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स को ले लूंगा। आप इसको वाई ले लीजिए, यहाँ पर डायग्राम में मैंने वाई लिया, इसको वाई ले लेते हैं। ठीक है, और टाउ जो है शेयर स्ट्रेस है जो कि प्लेट के बीच में लग रहा है। प्लेट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो शेयर स्ट्रेस इस डायरेक्शन पे लगेगा। और कैपिटल ए जो है सरफेस एरिया है जो शेयर फोर्स के कारण शेयर स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वेल नोन है जैसे इलास्टिक सॉलिड है, अगर आपके पास आपको मालूम है कि इलास्टिक सॉलिड में सच एज स्टील, जब अगर मैं उसमें फोर्स लगाता हूं, शेयर फोर्स लगाऊं तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डी बीटा, जिसको शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। ड्यू टू शेयरिंग इसको शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। और शेयरिंग स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शेयरिंग स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस के होता है। स्ट्रेन जो है हुक्स लॉ से हमको पता है, स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हुक्स लॉ के। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन पे देखूं तो ये कंडीशन है, अगर शेयर स्ट्रेस अगर लगा दो तो शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेन तो जरूर आएगा। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो ये क्योंकि प्रोफाइल आपको दिख रही होगी, ये प्रोफाइल थोड़ी यूनिफॉर्म लीनियर है, तो एक पर्टिकुलर ट्रायंगल पे अगर स्ट्रिप कट करके मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक इक्वेशन बनाता हूं तो यू वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यू जो है आपका एक्स एक्सिस के अबाउट है, वाई जो है वर्टिकल एक्सिस है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल का एक रिलेशन बनाऊं तो प्रोफाइल कैसी है, लीनियर है, तो यू वाई जो है वाई बाई एल, वाई क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन, और एल जो है लेंथ बिटवीन प्लेट्स, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है यू, तो यू इंटू वाई डिवाइड बाई एल, क्योंकि इस एक स्ट्रिप पे वेलोसिटी यू वाई डिवाइड बाई उस पर्टिकुलर स्ट्रिप पे आपकी लेंथ डिवाइड बाई इज इक्वल टू मेन मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाई प्लेट के बीच का लेंथ। तो ये स्ट्रिप का थिकनेस हो गई, जिस स्ट्रिप को आप कंसिडर कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैंने स्ट्रिप मान लीजिए ये ले ली, ये स्ट्रिप, तो ये लेंथ हो गई y। ओके, यहां पर वेलोसिटी हो गई u विथ रेस्पेक्ट टू y, टोटल वेलोसिटी तो u है विथ रेस्पेक्ट टू l। तो आपका रिलेशन ये बन सकता है ट्रायंगल लगाने पे, सिमिलर ट्रायंगल लगाने से, अगर पॉइंट ए के बीच की बात करूं। ठीक है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो du बाई डी वाई इज इक्वल टू, अगर स्ट्रिप की बात करूं तो du बाई डी वाई इज इक्वल टू u बाई एल लिख सकता हूं। अब अगर वहां पर ट्रायंगल लेता हूं ए बी बी डैश पे डी बीटा लेता हूं 10 डी बीटा, तो 10 बीटा को मैं डी बीटा लिख सकता हूं क्योंकि बीटा तो वैसे ही बहुत स्मॉल है। बी बी डैश डिवाइड बाई एल, इस ट्रायंगल पे अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बी बी डैश परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस बी बी डैश डिवाइड बाई एल लिख सकता हूं। बी बी डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, u इंटू डी टी। आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है या स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया है बी से बी डैश, कितना टाइम पीरियड में, टी टाइम पीरियड में। उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी थी, स्पीड थी u, डिस्टेंस ट्रैवल किया बी बी डैश, टाइम पीरियड t, तो बी बी डैश को क्या लिख सकता हूं, u इंटू टी लिख दिया। ठीक है, अब कैपिटल U बाई एल को क्या लिख सकते हैं, du बाई डी वाई। इस कैपिटल U बाई एल को मैंने क्या लिखा है, du बाई डी वाई, तो du बाई डी वाई इंटू टी लिख सकता हूं पूरे रिलेशन को। अब 10 बीटा को डी बीटा लिख रहा हूं क्योंकि बीटा ऑलरेडी स्मॉल है, तो डी बीटा ले लिया उसको शॉर्ट करने के लिए, 10 डी बीटा है ना, ध्यान रखिएगा।
तो डी बीटा लिख लिया, डी बीटा इक्वल टू डी यू बाई डी वाई इंटू टी। ठीक, अब अगर यहां मैं टी को शिफ्ट कर देता हूं तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या शियर स्ट्रेन रेट, या स्ट्रेन रेट लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी। और डी यू बाई डी वाई ये वेलोसिटी की टर्म पे है, तो वेलोसिटी को लिख सकता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई को। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि भाई स्ट्रेन जो है वो अगर शेयर स्ट्रेस बात करो तो शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन रेट के बराबर होगा, और स्ट्रेन रेट क्या है, डी वी बाई डी टी। अब यहां पर डी वी बाई डी टी को क्या निकाल लिया मैंने, डी यू बाई डी वाई के बराबर निकाल लिया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो एक विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट ऐड होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वल टू लगाता हूं तो आपका एक विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट ऐड होगा, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं म्यू। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जहां पर म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी है या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सिंपली सिर्फ विस्कोसिटी बोल सकते हैं। और इस टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई की इक्वेशन को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का इक्वेशन। मतलब जो लिक्विड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। जैसे कि वाटर, सिंपल एग्जांपल वाटर अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, जो कि एक्चुअली करता है। ठीक है, अगर आपको इस इक्वेशन से क्या सिग्निफाइज होता है कि अगर आपको विस्कोसिटी निकालना है म्यू, अगर आपको म्यू निकालना है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो अगर आपको म्यू निकालना है यहां पर तो मैं क्या कर सकता हूं, टाउ डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई अगर कर दूं तो मेरा म्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं म्यू की यूनिट के बारे में। म्यू जिसको हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का इक्वेशन बोलते हैं, जहां पर टाउ शेयर स्ट्रेस है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में लिख सकता हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख सकता हूं। डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट निकालनी है, डी यू बाई डी वाई, डी यू वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, वाई जो है डी वाई जो डिस्टेंस है, तो मीटर पर सेकेंड बाई मीटर, दोनों कैंसिल होकर बचेगा पर सेकेंड। ठीक है, हमको पता है कि यहां पर अगर मुझे निकालना म्यू का रिलेशन, तो म्यू इज इक्वल टू टाउ बाई डी वाई। अगर म्यू के लिए निकालना है तो टाउ के यूनिट रख देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट रखूंगा, डी यू बाई डी वाई मीटर पर सेकेंड पर मीटर, जहां पर ये दोनों मीटर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये सेकेंड न्यूमरेटर से उठ के डिनोमिनेटर से उठ के न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब हमको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पास्कल, तो पास्कल सेकेंड यूनिट हो जाएगी एसआई की विस्कोसिटी के लिए। ठीक है, अब अगर इसको मैं सीजीएस यूनिट बनाना चाहता हूं या दूसरे यूनिट बनाना चाहता हूं तो मुझे पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन। अब 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पुट कर देते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट करने से क्या होगा, इसका पूरा पावर 4 और इसका पावर 5 कट के सिर्फ 10 टू द पावर 1 बचेगा। तो म्यू इज इक्वल टू 10 डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट हो गई। अब एक चीज और है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइज नाम के एक साइंटिस्ट ने एक 1 पॉइज का एक रिलेशन बनाया था, विस्कोसिटी का एक यूनिट फॉर्म किया था। 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डाइन सीजीएस के लिए 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 1 पॉइज के बराबर होता है। अब अगर मैं इसको 1 पॉइज में कन्वर्ट कर दूं तो 10 बचेगा, इसको शिफ्ट कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि 10 टू द पावर ऑफ -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर इज इक्वल टू 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 डाइन सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, पॉइज के बराबर होता है। तो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 पॉइज के बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, अदर टर्म में ये यूनिट के बारे में बात हुई। ये एक पर्टिकुलर कंडीशंस है कि डिफरेंट शेयर स्ट्रेस के लिए जो म्यू की डी यू बाई डी वाई रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो है, क्रूड ऑयल, वाटर के डिफरेंट टेम्परेचर पे और एयर के डिफरेंट टेम्परेचर पे किस तरह वेरी करता है। जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ता है, क्रूड ऑयल का 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे शेयर स्ट्रेन की वैल्यू उस प्रोपोर्शन पे नहीं बढ़ती। जैसे जैसे वाटर का 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टाउ की वैल्यू चेंज होती है, डी वाई की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होती जाती है लीनियरली।
सारी वैल्यू लीनियरली चेंज करती है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे चेंज नहीं होती। मतलब कुछ वैल्यू ज्यादा चेंज होगी टाउ की, तब जाके रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन उसमें चेंज होगा। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए 1 यूनिट ऑफ की चेंज हुई तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो है क्रूड ऑयल के लिए वो कम चेंज होगी, है ना, 1 यूनिट में ही चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोपोर्शन का एक प्लॉट बनाता है इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन पे। ये कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी की डिफरेंट फ्लूइड के लिए है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 20 डिग्री सेल्सियस पे। ग्लिसरीन की वैल्यू, ग्लिसरीन की म्यू की वैल्यू 0.62 kg पर मीटर सेकेंड और पास्कल सेकेंड होती है। एयर की बहुत कम होती है, 0.000018 kg पर मीटर सेकेंड या पास्कल सेकेंड। मर्क्यूरी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻³ होती है। वाटर की होती है 0.001 kg पर मीटर सेकेंड। मोटर ऑयल की या इंजन ऑयल की जो होती है वैल्यू 0.29 kg पर मीटर सेकेंड। और ब्लड की होती है 0.00029 kg पर मीटर सेकेंड। ये कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ब्लड के जो ये वैल्यू है ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 37 डिग्री सेल्सियस के लिए है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज थी जो कि ब्लड के लिए आपका डायनामिक विस्कोसिटी की कंडीशन के लिए थी। आई होप आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का रूल समझ में आया होगा, डायनामिक विस्कोसिटी की डेफिनेशन समझ में आएगी, कुछ डेटा समझ में आए होंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में मैं विस्कोसिटी से रिलेटेड और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो रिमेनिंग है उसको डिस्कस करूंगा। अगर आपको डाउट कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।